बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब आनी चाहिए आवाज़ क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा खैर, लास्ट टाइम बेटे हम डिस्कस करे थे यंग एथलीट्स का चैप्टर, यंग एथलीट्स का टॉपिक। सो वहीं से हमने आगे डिस्कस करना है। पेज नंबर इज 173। 173। अच्छा, हाउ टू असेस ओवरवेट एंड बॉडी फैटनेस इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। अच्छा, एडल्ट्स के लिए तो आपको पता है, what we normally do is we normally calculate BMI, body mass index, और उसकी बेसिस पे फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज में पुट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एडल्ट्स को एज बीइंग। डिस्टॉर्शन हो रही है? अच्छी नहीं, मेरी तरफ तो नहीं होती। मेरी आवाज डिस्टॉर्टेड आ रही है बेटे? तो मुझे बताए। और महम माने तो सेइंग डिस्टॉर्टेड आवाज आ रही है। यस सर, थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है सर। ऐसे लग रहा है जैसे हवा चल रही है पीछे। नहीं, अच्छा, अब बेहतर है कुछ? माइट बी अब है या उसी तरह है? अच्छा जी, सो मैं कह रहा था, हाँ, एडल्ट्स में हम बीएमआई करते हैं और आपको पता ही है, खैर बहुत बार आप पढ़ भी चुके हो, मैंने भी करवाया हुआ आपको कैसे बीएमआई करते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है एथलीट्स के लिए। लेकिन हम बीएमआई को बहुत ज्यादा, आपको पता है वैसे जनरली भी जब हम एडल्ट एथलीट्स की बात करते हैं हम उसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक कंसिडर नहीं करते, बिकॉज जाहिर उनमें मसल मास होता है, उसकी वजह से वो ओवरवेट या ओबीस नजर आते हैं हमें, जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा। जब हम बच्चों की बात करते हैं, यंग एथलीट्स की, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी ओबेसिटी या बॉडी फैटनेस हम डिटरमिन कर सकते हैं। उसके लिए आप बेटे थोड़ा सा ऊपर जो पेज नंबर इज 172, वहाँ पे दो आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं बॉडी फैट परसेंटेज के लिए। एक गर्ल्स के लिए दिया हुआ है, एक बॉयज के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ्स को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ में देखो तो एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इन्हीं की दी हुई है हमें एज इन ईयर्स, और अगर वाई एक्सिस पे आप देखो, वर्टिकल एक्सिस पे, तो हमें दी हुई है बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। गर्ल्स वाले ग्राफ को पहले हम ले लेते हैं, हेल्दी बॉडी फैट फॉर गर्ल्स जो ग्राफ है, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बच्ची है, एथलीट है, जिसकी एज है 13 ईयर्स, तो आप नीचे से मार्क कर लोगे 13, ये एज इन ईयर्स जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे देखो 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको एज नजर आ रही है। सो 13 को आप मार्क कर लोगे, जरा केजी जरा नहीं, पूरा मार्क करोगे। सो 13 को आप मार्क कर लोगे, ठीक है। और आप साथ में उसका डिटरमिन करोगे बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। अब बॉडी फैट परसेंटेज लेट्स एज्यूम कि उस बच्ची का है, वो जो एथलीट है हमारी, उसका है 35%। लेट्स 13 की एज पे उसका बॉडी फैट परसेंट है 35%। तो अगर आप ये देखो 13 और 35 जहाँ पे कोइंसाइड करें, तो ये एग्जैक्टली ये डैश्ड लाइन जो है ये हमें बता रही है। इसके ऊपर छोटा सा ग्राफ, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो लिखा हुआ है ओबीस। तो इसका मतलब है एक 13 साल की बच्ची जो एथलीट है, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 35% है, पेज नंबर 172 है सारा, बॉडी फैट परसेंटेज 35% है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? वो ओबीस की कैटेगरी में आएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से बड़ी इजीली हम जो यंग एथलीट्स हैं उनका हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह बॉयज के लिए हम देख लेते हैं, बॉयज के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक एथलीट है, बच्चा जिसकी एज 10 इयर्स है और जनाब उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 20% है। तो अगर हम नीचे यहाँ पे 10, अब हम बॉयज वाले ग्राफ में देख रहे हैं, अगर हम 10 ईयर्स को देखें और वर्टिकल एक्सिस पे हम 20% बॉडी फैट को देखें, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। दैट मीन्स कि ना तो वो बच्चा ओवर वेट या ओवर फैट की तरफ है और ना वो अंडर फैट या अंडर वेट की तरफ है, तो वो बड़ा नॉर्मल उसका बॉडी फैट परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको हम इजीली जी बेटा। सर तो हमें पता किस तरह चलेगा कि ये 20% है या फिर 80% है? हाँ, ये कैसे पता चलेगा बेटे? ये हाँ, ये बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर्स होते हैं आप के पास। बड़ा इजीली आप टेक्निक जो हमने पढ़ी थी बॉडी कॉम्पोजिशन, जब हम डिस्कस कर रहे थे किसी चैप्टर में, मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, BIA, आपको याद है हमने पढ़ी थी कि जी जिसके अंदर हम स्मॉल वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट हम पास करते हैं बॉडी से, और बॉडी के जिन कंपार्टमेंट्स में फैट ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या मिलती है?
करंट को क्या मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है, और जिन कंपार्टमेंट्स में फैट कम होता है वहां से करंट इजीली पास हो जाता है। तो हमें एक रीडिंग मिल जाती है ओहम्स के अंदर, रिएक्टेंस की रीडिंग मिल जाती है, ठीक है, रिएक्टेंस मींस रेजिस्टेंस, तो वो हमें रीडिंग मिल जाती है। लेट से वो रीडिंग आई है 430 ओम्स, उसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, हमने जस्ट सॉफ्टवेयर में उस बच्चे का, यंग एथलीट का एज देना है, उसका अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ माया, हमने उसका एज देना है, उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल देना है, और क्या देना होता है, हाइट देनी है, दैट्स इट, और वो रिएक्टेंस की रीडिंग दे देनी है। तो वो हमें विद इन सेकेंड्स जो है वो निकाल के दे देगा कि जनाब इस तरह से हमारे पास ये बॉडी फैट परसेंटेज आई है, ठीक है। मैं आप लोगों ने किया नहीं है शायद प्रैक्टिकल, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर तो उस तरह के प्रैक्टिकल्स हुए तो सफारत साहब आपको NAMP में करवा देंगे, हमारी लैब में है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर, और हर सेशन में हम करवाते होते हैं, आपके सीनियर्स को भी सबको करवाया हुआ है। तो बड़ा इजी सा प्रोसेस होता है, 2-3 मिनट लगते हैं, हार्डली 2 मिनट लगते हैं, और सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में होता है, जैसे मेरे लैपटॉप में इसका उसी जो हमारे लैब में है सॉफ्टवेयर उसका डाला हुआ है, उसके अंदर जस्ट हम पुट करते हैं क्वेश्चंस, और इक्वेशंस के अंदर रीडिंग्स पुट करते हैं, और वो बड़ा इजीली हमारे पास आ जाता है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अगर कोई पड़ा हुआ हो। ओके सर, थैंक यू। मैं एक मिनट दिखाता हूँ, मेरा ख्याल है मेरे पास एक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये निकला है मेरे पास। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये बिल्कुल उसी सॉफ्टवेयर में डाला था मैंने, किसी का डेटा। ये आप देखो, हाइट डाल दी मैंने ऊपर 72 इंचेस, ये वही सॉफ्टवेयर है जो हमारी लैब में इस वक्त है, ठीक है। वेट डाल दिया 75 kg, एज डाल दी, सेक्स हो गया, मेल है फीमेल है जो भी है, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की रीडिंग हमें इक्विपमेंट से मिलती है, बॉडी फ्रेम साइज डाल दिया मीडियम है, टारगेट वेट ऑप्शनल अगर आप डालना चाहते हो, एक्टिविटी लेवल डाल दिया, इक्वेशन एनहेंस लिखी हुई है, नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे 3, ये USA का हर कुछ अर्से बाद, मुझे ज़हन में नहीं है, आई थिंक 7 इयर्स बाद रिपीट करते हैं, जैसे हमारे पास NNS होता है, बिल्कुल उसी तरह नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे होता है, उनका वहाँ पे नाम है नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे, ठीक है। तो ये उसकी डेवलप्ड इक्वेशन है, ये बेटे उसने हमें दे दिया कि जी ये वेट है 75 kg, फैट उसके अंदर कितना है 16.2 kg, परसेंटेज ऑफ वेट कितना है वो 21.6% बन रहा है। इसी तरह फिर फैट फ्री मास दे दिया, लीन ड्राई मास दे दिया उसने हमें, वही ये सब काम सॉफ्टवेयर करता है, हमने खुद कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। लीन ड्राई मास दे दिया, टोटल बॉडी वाटर दे दिया, इंट्रासेलुलर वाटर दे दिया, एक्स्ट्रासेलुलर वाटर दे दिया, बोन मिनरल कंटेंट दे दिया, लीन सॉफ्ट टिश्यू दे दिया, स्केलेटल मसल मास दे दिया, BMI दे दिया, FMI, FFMI, ये सारी चीजें दे दी। फिर जनाब यहीं से उसने BMR भी आपका निकाल दिया, डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी निकाल दिया, एवरेज रेंजेस भी आपको बता दी। ये वो वाली है जैसे आप टेस्ट रिपोर्ट करते हो ना कोई भी लैब से, तो वो एक आती है ना कि नॉर्मल रिपोर्ट कितनी और ये पेशेंट की कितनी है, ये ऊपर जो दे रहा है वो उस इंडिविजुअल की दे रहा है जिसका डेटा हमने डाला था, और नीचे जो दे रहा है एवरेज रेंजेस, तो इसके अंदर हम बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं कि जी एवरेज से कितना दूर है। अच्छा, और इसी तरह फिर नीचे उसने सारी की सारी जो टर्म्स है ना, ये जो आप देख रहे हो, उसकी ग्लॉसरी भी दे दी है कि जी फेज एंगल क्या होता है, लीन सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है, स्केलेटल मसल मास क्या होता है, किसको हम लेते हैं, BMR किसको लेते हैं, BMI किसको लेते हैं, FMI फैट मास इंडेक्स किसको लेते हैं, फैट फ्री मास इंडेक्स किसको लेते हैं, इंट्रासेलुलर वाटर क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर वाटर क्या होता है, TBW टोटल बॉडी वाटर क्या है, BMC किसको हम लेते हैं, तो एग्जैक्टली उसने डिफाइन करके दे दी और ये सारे रेफरेंसेस। तो ये बड़ा मजेदार सा सॉफ्टवेयर होता है, 1 लाख से लेके तो 10 लाख तक इसकी प्राइस वेरी करती है, पाकिस्तानी रुपीस में मैं बात कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना है, पावरफुल है, कितनी उसकी, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को
समझ में आ गया होगा। अच्छा जी सारा सर जी बेटे जी। ये सारे सर ये यंग और एडल्ट्स दोनों के लिए यही वाला हम यूज करते हैं या कोई अलग होता है? बॉडी कॉम्पोजिशन हम यही वाला यूज करते हैं बिल्कुल, चाहे यंग हो, छोटा बच्चा हो, चाहे 60 इयर्स हो, 40 इयर्स हो, 50 इयर्स हो, 30 इयर्स हो, हम सेम बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर यूज करते हैं। होता ये है कि जो इक्वेशन वो यूज करता है ना, जब हम उसकी एज डालते हैं ना, आपने अभी देखा रिपोर्ट के अंदर कि हमने एज भी डाली हुई थी, तो जब बेटे हम उसकी एज इनपुट करते हैं ना, तो वो उस एज के अकॉर्डिंगली इक्वेशन चेंज कर लेता है। यानी मैं मिसाल के तौर पे अगर कोई 32 साल का बंदा है, उसकी हमने एज डाली है, तो वो अकॉर्डिंगली वो वाली इक्वेशन चूज करेगा जो 32 इयर्स ओल्ड वाले के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन होती है। अगर 6 साल का बच्चा हमने 6 इयर्स एज डाली है, तो वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली वो यूज करेगा जो 6 इयर्स के लिए बॉडी, तो हमें खुद से नहीं चेंज करना पड़ता। इक्विपमेंट हम यही यूज करते हैं, सारा कुछ हम यही यूज करते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू एंटर द वैल्यूज ऑफ हाइट, वेट, एज, फिजिकल एक्टिविटी, जेंडर हो गया, दैट्स ये 5-6 वैल्यूज हमने, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की जो रीडिंग इक्विपमेंट हमें देगा वो हमें डालें, ठीक है। तो विद इन सेकंड्स हमें पूरी रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। सारा इज आस्किंग से ग्राफ में जो एज मेंशन्ड है तो सिर्फ इस एज वाले कर सकते हैं बेटे। इस चैप्टर में हम बात करें यंग एथलीट्स की ना, तो 4 to 20 इयर्स ऑफ एज, तो ये वाला जो ग्राफ है इसके लिए हम सिर्फ इसी एज रेंज के लोगों को देखेंगे। बाकी अगर हमने एडल्ट्स के लिए देखना है कि उनकी बॉडी फैटनेस क्या है या उनकी ओबेसिटी लेवल्स क्या हैं, तो उसके लिए वी कैन ऑलवेज यूज बीएमआई। फिर बीएमआई आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर व्हाट, बायोइलेक्ट्रिकल इंपीडेंस एनालिसिस, या जैसे अभी एग्जांपल दी है। फिर हमने पढ़ा था एयर डिस्प्लेसमेंट प्लीथिस्मोग्राफी, फिर हमने पढ़ा था डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री, फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक या अंडर वाटर वेइंग, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी हम यूज कर सकते हैं, किस टेक्निक के साथ पेशेंट कंफर्टेबल है, तो उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे मेथड्स तो आप ऊपर पढ़ चुके हो फैट्स वाले चैप्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किस चैप्टर? फैट्स वाले चैप्टर में था, अगर आपको किसी को याद आया तो, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अच्छा माया ने कहा था जी मुझे ग्राफ समझ नहीं आया। बेटे ग्राफ, चलो मैं दोबारा एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो मुझे बता दो कि समझ आया कि नहीं। बॉयज वाला ग्राफ हम ले लेते हैं, बॉयज बॉडी फैट, ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बच्चे की देख लेनी है एज। लेट से हमारे पास 16 साल का एक एथलीट बच्चा आया है, जिसकी जो एज है वो क्या है, 16 ईयर्स है, वो एथलीट है। अब हमने नीचे जो एक्स एक्सिस पे आप देखो 4 से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ है ही 4 to 20 इयर्स की, वो 20 इयर्स तक जा रहे हैं। अब आपने मार्क कर लेना जहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। अब लेट्स से कि हमने उस बच्चे का बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर से फैट परसेंटेज चेक किया, और उस बच्चे का फैट परसेंटेज आता है 15%, ठीक है। अब आप 15% का लेफ्ट हैंड साइड से, यानी जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे 15 देखो, 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, तो 15, और नीचे से आप देख लो 16। ये दोनों पॉइंट्स जहां पे कोइंसाइड करें उस पॉइंट को मार्क कर लो। उस पॉइंट को जब आपने मार्क किया तो आप देखो दैट इज वेल बिटवीन अंडर फैट, ये अंडर फैट बिल्कुल ये नीचे 10 पे डैश वाली जो लाइन बनी हुई है, और ओवर फैट ये ब्लैक कलर की बोल्ड मोटी सी जो लाइन बनी हुई है, इसके बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। तो दैट मींस कि बच्चे का जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो वो बच्चा नॉर्मल वेट का, नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज है, ठीक है। तो जनाब अब मुझे बताओ समझ आया है आपके? सर तो फिर ये जो अंडर वेट का कैसे पता लगेगा, और फिर जो अंडर फैट है और अगर ओवर फैट है तो उसका कैसे पता चलेगा? बेटे ग्राफ देखो, ग्राफ में अंडर फैट की भी लाइन दी हुई है, ओवर फैट की भी लाइन दी हुई है। ये देखो सेम एग्जांपल कोई रखो, 16 इयर्स का बच्चा है और लेट से उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 8% है, ठीक है। तो 8% 10 से नीचे आएगा, और 16 देखो अंडर फैट की लाइन ऊपर है और बच्चे का जो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं वो नीचे हैं, तो इसका मतलब है वो बच्चा अंडर फैट है। और इसी तरह 16 साल का एक बच्चा है और अगर उसका बॉडी फैट परसेंटेज आ रहा है 30%, तो वो ओबीस की तरफ है, ओवर फैटनेस है उसके अंदर, बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका वो डैश लाइन ओबीस की लाइन से ऊपर फॉल कर रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है ये अंडर फैट को शो कर रही है?
बिल्कुल, ये लिखा हुआ है आपको, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा। डॉटेड लाइन, जो नीचे डॉटेड लाइन है वो अंडर फैट है, और जो सबसे टॉप पे डॉटेड लाइन है वो ओबीस है, और जो टॉप वाली डॉटेड लाइन से नीचे एक ब्लैक कलर की लाइन है मोटी सी बोल्ड सी, वो ओवर फैट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस हमारा टारगेट क्या होता है, नॉर्मल बच्चे कौन से होते हैं, जो अंडर फैट यानी नीचे वाली डॉटेड लाइन और ऊपर वाली जो ब्लैक कलर की कंटिन्यूस बोल्ड लाइन है, उसके बीच में जो बच्चा फॉल करता है वो नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज का है, नॉर्मल। आप समझ आ गया? यस सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अच्छा जी, सो द हेल्दी वे टू टैकल वेट, पेज नंबर है जनाब 173। अच्छा, हमने शायद ही लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि जो बच्चे होते हैं एथलीट्स, यंग एथलीट्स की जब हम बात करते हैं तो जस्ट लाइक नॉर्मल कन्वेंशनल एथलीट्स, ज़ाहिर है वो बच्चे बेचारे बड़े सेंसिटिव होते हैं। अच्छा बेटा, हमारी सोसाइटी में नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। पीपल कैन बी, sometimes people can be very very mean. I'm dead sure कि as young small little children आप सबने जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी किसी की बात सुनी है अपने बारे में, मे बी आपकी बॉडी शेप को लेके, मे बी आपकी कॉम्प्लेक्शन को लेके, मे बी आपकी हाइट को लेके, मे बी आपके वेट को लेके, या मे बी किसी और चीज को लेके, जिससे यू फेल्ट हर्ट या आपको बुरा लगा सुनने में, या आपको वो कमेंट बहुत ज्यादा प्लीज नहीं किया। तो पीपल आर समटाइम्स क्वाइट इनसेंसिटिव और वो ऐसी चीजें कह देते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। तो हमें एज अ कोच या एज अ डाइटिशियन या एज अ ट्रेनर हमें बहुत ज्यादा ध्यान से, केयरफुली, कॉशियसली बच्चों को डील करना है। क्योंकि हम बात करें उनके वेट गेन की, वेट लॉस की, तो सबसे पहले तो कुछ पॉइंटर्स बेसिक से दिए हुए हैं कि आपने कभी भी बच्चे को नहीं कहना कि भाई तुम बहुत ज्यादा लेजी हो, तुमसे तो उठ के हिला नहीं जाता, दैट इज व्हाई यू आर ओवरवेट, और तुम क्या खेलोगे और तुम क्या जीतोगे, यू नो स्टफ लाइक दैट। पीपल से दीज थिंग्स, आपको पता है हमारी सोसाइटी में खास तौर पे हर जगह होता है, लेकिन हमारे पास खास तौर पे होता है। एंड अगेन वैसे इस टॉपिक से हटके भी इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनकलकेट दिस थिंग इन चिल्ड्रन। जो भी हमारे इर्द गिर्द बच्चे हों हमारे, या छोटे बहन भाई हों, कजन हों, व्हाटएवर, कि इट इज नॉट रियली कूल टू कमेंट ओवर समवन्स personal traits, whether it is complexion or body weight or you know anything else. जैसे I can recall an example जहाँ पे हमारी when I was a small young kid, हमारी क्लास में बच्चा होता था, he was very good in studies and all that, but उसकी हाइट बहुत छोटी थी, as per जो भी एक एवरेज हाइट उस हिसाब से होती है। अब I don't obviously remember exactly, थर्ड फोर्थ क्लास होगी मे बी, व्हाटएवर। तो जब लाइन बनती थी एंड वी यूज्ड टू गो आउट टू प्ले, तो जी लाइन किस तरह बनती थी कि सबसे छोटी हाइट का बच्चा आगे और फिर उसके पीछे पीछे सबसे बड़ी हाइट का जो बच्चा हो सबसे पीछे। तो ऑल द क्लास फेलोज यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ हिम कि जी तुम कितने छोटे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स जैसे नॉर्मली होता है स्कूल्स में। एंड ही बिकेम सो डिप्रेस्ड। उसके पेरेंट्स एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को स्कूल से लेके जा रहे हैं, स्कूल छुड़वा रहे हैं, क्योंकि he has literally gone into depression, और उसको कोई फूड डाइजेस्ट नहीं होता, उसको वॉमिटिंग होती है। they saw this doctor, they visited this doctor, उसने कहा कि जी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। फिर जब बच्चे से उसने पूछा तो उसको पता चला डॉक्टर को कि जी स्कूल में ज़ाहिर है वो बुली हो रहा था, और he was not able to take all those nasty comments जो भी उसको जो क्लास में से होते थे। फिजा नासिर सिंह से तो मेरे साथ अभी भी होता है, दैट्स ट्रू। और बट इट इज सैड, इट इज रियली सैड, क्योंकि सर जी सॉरी जी 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 और सिर्फ ये मतलब स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आप घर में भी हो या फैमिली में रिलेटिव्स में चले जाओ तो सारा, और कहीं भी इवन बाजार वगैरह भी चले जाओ। आई एब्सोल्युटली एग्री। और मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि हम में से बेटे कोई भी इस वक्त जितने लोग हम सब कनेक्टेड हैं, शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपने किसी ना किसी एस्पेक्ट के बारे में ऐसा कोई कमेंट कभी ना कभी जिंदगी में नहीं सुने।
किसी चीज को लेके, वेदर इट इज कॉम्प्लेक्शन और समटाइम्स वॉइस को लेके, समटाइम्स बहुत बहुत सारी चीजों को, आई डोंट नो कहाँ से लोग के पास इतना टाइम, बट द सैडेस्ट पार्ट इज, जैसे आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि दिस नॉट ओनली हैपेंस इन स्कूल्स और वर्क प्लेसेस, but it also happens in our homes with relatives, and it is not cool. It's high time that we need to realize कि ये cool नहीं है। आप अपनी तरफ से मे बी बहुत फनी साउंड कर रहे हैं किसी पे कमेंट करके, या मे बी आप फेमस होना चाहते हैं कि जी अच्छा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, वट एवर, दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ अ गुड पर्सन। तो कोई भी आपको कुछ कहता है तो यू शुड नॉट बी टेकिंग दोस कमेंट्स, यू शुड गिव इट बैक। अब तो खैर माशाल्लाह आप लोग जैसे यू आर एडल्ट्स, तो आई थिंक यू कैन हैंडल दोस सिचुएशंस, बट एज चिल्ड्रन समटाइम्स इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और बच्चे करते हैं स्कूल में, बहुत ज्यादा बुली करते हैं। तो ये आई मीन दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। कोई भी बच्चा थोड़ा सा ओवरवेट होगा तो एवरी क्लास विल वुड बी सेइंग मोटू, यू नो, दिस इज समथिंग, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइटल। इवन आई वाज on the overweight side, maybe little bit on the overweight side as a child in my junior school. All the time my class used to call this. मेरी दोस्ती थी, तरह से मैं इतना माइंड नहीं करता था, बट स्टिल ऑन अ सीरियस नोट दिस इज नॉट कूल। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का, आपका नेचर भी डिफरेंट होता है ना, तो समटाइम्स आपको नहीं अच्छा लगता। बहरहाल ये एक टॉपिक से मे भी हट के बात थी या जैसे भी थी, इट्स अ फैक्ट, और ये चीजें साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। बहरहाल जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी, फिर इसी तरह आपका जो यंग एथलीट है, आपने उसको ये भी रियलाइज करवाना है, समटाइम्स ये भी हम बहुत लैक करते हैं इस चीज में। बेटे आप किसी को देखो, एक कमेंट मेरा आप लोगों को साइकोलॉजिकली बिल्कुल नीचे गिरा सकता है, और एक मेरा कमेंट आपको साइकोलॉजिकली बहुत ऊपर लेके जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपकी क्लास में हूँ और मैं आपको ये इंप्रेशन दूं, वो सही हो या गलत हो, आई एम नॉट इनटू दिस डिबेट। जरूरी नहीं होता कि रियलिटी चेक भी आपने किसी को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देना है, उसके भी देयर कुड बी वेज। मैं आपकी क्लास में हूँ और मैं आपको ये इंप्रेशन दूं कि भाई आपकी क्लास से ज्यादा डल क्लास और पढ़ाई में बुरे स्टूडेंट्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, और आप लोगों को तो कुछ आता जाता नहीं है, कल को आप लोगों ने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकना, XYZ। मैं 10 मिनट इस तरह की बात करूंगा ना, लिटरली बिलीव यू मी, 11वें मिनट आपका दिल करेगा कि आप ऊपर से 4th फ्लोर से छलांग लगा दो। यू डोंट डिजर्व टू लिव, ठीक है। और वही मैं आपकी क्लास में आऊँ और आपको एनकरेज करूँ, मोटिवेट करूँ कि यू आर डूइंग वेरी वेल, यू कैन, sky is the limit and you can do anything and everything you want in life, you can achieve whatever you want to with hard work and with dedication। तो आप लोगों का जो बहुत भी रिलक्टेंट होगा ना, जो बहुत भी स्टूडेंट डिसइंटरेस्टेड होगा पढ़ाई में, वो भी कहेगा कि नहीं कुछ ना कुछ बात तो है, इसका मतलब है हम भी कुछ कर सकते हैं। और जेन्युइनली ऐसा ही होता है, जेन्युइनली ऐसा ही होता है। दुनिया में कोई इंसान भी किसी से कम नहीं है, अल्लाह ताला ने सबको सेम एबिलिटीज दी हैं, और जो आपके हेड में आप सोच रहे हो अचीव करना, हर बंदा वो अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो हार्ड वर्क करे, डेडिकेटेड रहे और हार्ड वर्क करता ही जाए कॉन्स्टेंटली। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कभी भी हमने बच्चों को डिस्करेज नहीं करना किसी चीज को भी लेके। अब जब हम ये वेट लॉस की यंग एथलीट्स में बात करें तो आपने उनको हमेशा ये रियलाइज कराना है कि हाँ भाई, हेल्दी ईटिंग चॉइसेस करना इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, और ये सही भी है, इट्स नॉट समथिंग रॉन्ग।
देखो एज अडल्ट्स भी समटाइम्स हम कितना अपने आगे हमें ऐसी क्रेविंग होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं ये दिस इज बियॉन्ड माय कंट्रोल तो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट। इसी तरह जब हम पढ़ाई की बात करते हैं समटाइम्स वी आर वेरी वेरी रफ विद द यंगर चिल्ड्रन। जैसे एक बच्चे के मार्क्स थोड़े से कम आए हैं तो वी वुड बी एब्सोल्युटली आफ्टर हिम कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। पढ़ाई इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट इजी। बल्कि इवन यहाँ तक रिसर्चेस हुई हैं कि जब आप फुली फोकस्ड होके फुली कंसंट्रेटेड होके पढ़ते हो तो आपके नेल्स तक में प्रेशर आ रहा होता है उस चीज का, ठीक है। तो ये इट्स नॉट समथिंग इजी। तो द पॉइंट इज वी हैव टू एनकरेज द चिल्ड्रन। फिर इसी तरह हमने उनको गिल्टी फील नहीं कराना है कि जी आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप बहुत एरेटिक खाते हो, आप को सही पता नहीं है, ये हमने नहीं करना। फिर इसी तरह उनकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमने उनको प्रॉपर्ली प्रेस करना है, एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। एक अच्छी ईटिंग चॉइस, हेल्दी ईटिंग चॉइस उन्होंने की है तो उसके ऊपर हमने उनको मोटिवेट करना है, प्रेस करना है। अच्छा जी, आगे पेज नंबर 174 पे हम आ जाते हैं। फर्दर कुछ पॉइंटर्स देना सारा केवल सर ये लेक्चर मी फैमिली एंड रिलेटिव्स को, हाँ, ताकि वो बेटे मुझे कौन से टीचर है बुलाओ ना इसकी तरह। तो ये लेक्चर यूट्यूब पे होगा, आप यू आर मोर देन वेलकम। आप अपनी फैमिली और रिलेटिव्स को शाम में बैठ के तो लेक्चर सुनवाओ। तो किसने मना किया? ठीक है जी। अच्छा, पेज नंबर 174 कुछ और फर्दर पॉइंटर्स बेटे दिए। बिल्ड सेल्फ एस्टीम, बच्चों की सेल्फ एस्टीम भी होती है। इट्स नॉट कूल कि आप बच्चों को 10 लोग के सामने थप्पड़ लगा दें। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, एक 4 साल का बच्चा भी उसकी सेल्फ एस्टीम को यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस। आप बच्चों को जरूर मना करें गलत बात से, बच्चों को जरूर रोकें गलत बात से, लेकिन सारी दुनिया के सामने नहीं। रिमेंबर, वो ऐसी बात बेटे सारी जिंदगी याद रखेगा और कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा एज एन एडल्ट, एज एन एल्डरली, ठीक है। आपने हमेशा जिस बात से मना करना है वो अकेले में बच्चे को मना करना है कि जी ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। ये नहीं कि 4 गेस्ट्स बैठे हैं आप उनके सामने पकड़ के बच्चे को थप्पड़ लगा, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू विद एनी चाइल्ड। तो ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर children, for whatever children, सिर्फ not only your children, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इन यंग एथलीट्स की भी बात कर रहे हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम आपने कोशिश करनी है कि बिल्ड। डोंट से डाइट, ये मैं वैसे फिजा नासिर सिंह, ये मैं अपने घर वालों को इतना समझ अच्छा ओके। सो डोंट से डाइट, ये बेटे मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये डाइट ये कोई वर्ड नहीं है। अब मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस में डाइटिंग कोई वर्ड नहीं है, ये आपको कभी यूज नहीं करना चाहिए। जब आप डाइट वर्ड यूज करते हो स्पेशली यंग एथलीट्स के अंदर, तो उनको हमेशा वो साइकोलॉजिकल एक वो इम्प्रेशन ये होता है कि ओके वी आर ऑन अ डाइट, और अब इसका मतलब है कि सर्टेन फूड्स की तरफ हमने देखना भी नहीं है और उनको हम सारी जिंदगी कंज्यूम नहीं कर सकते, तो ये मुझे कोई जेल है, कोई पनिशमेंट है, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी बेटे कि जो यंग एथलीट्स हैं वो एक ऐसी एज में है फिजियोलॉजिकली जहाँ पे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हाईएस्ट हैं ऑफ ऑल द एज ग्रुप्स। तो उनके लिए आपने कभी भी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करनी। नेक्स्ट इज सेट अ गुड एग्जांपल। हाँ, अगेन एज एडल्ट्स हम समटाइम्स क्या करते हैं कि बच्चों को 24 घंटे लेक्चर दे रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने 24 घंटे बच्चों को लेक्चर देना है। आप sometimes you can just set a good example and that's it, that is more than enough। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ न्यूट्रिशन से। अगर मैं एज अ पेरेंट खाना खाते हुए आई एम ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन और आई एम ऑलवेज यूजिंग माय मोबाइल फोन व्हाइल ईटिंग, तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा? ऑब्वियसली यही सीखेगा कल को, ठीक है। बट अगर मैं घर में एज एन अडल्ट, एज अ पेरेंट मैं कर रहा हूँ कि जब भी मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ऑन द टेबल और मैं टेबल पे बैठ के प्रॉपरली खा रहा हूँ यूजिंग ऑल माई सेंसेस विद फुल फोकस, आई एम नॉट लुकिंग एट एनी स्क्रीन, मैं टेलीविजन नहीं देख रहा, मोबाइल यूज नहीं कर रहा। खाने के बीच में अगर मेरी कॉल आ भी गई है तो मैं भाग के खाना छोड़ के कॉल अटेंड करने नहीं जा रहा, यू नो। तो फिर मुझे जरूरी नहीं कि अपने बच्चे को बैठ के लंबे लंबे लेक्चर्स दे के चीज सिखानी है, वो ऑटोमेटिकली ये चीज उसके अंदर इनकलकेट हो रही होगी कि ओके
ये आपने ऐसे करना है, खाना खाने की ये तरीका होता है, ये टिकट, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन डू एज वेल। डोंट यूज फूड एज अ रिवॉर्ड। अच्छा हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। फूड को आपने रिवॉर्ड यूज नहीं करना। हम हमारे पास बहुत कॉमन है, बच्चे कहते हैं अच्छा आज मेरा बच्चा फर्स्ट आया क्लास में, जबरदस्त, चलो आज तो फिर हम ना कोई डबल ट्रिपल चीज केक विद एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑफ पता नहीं क्या व्हाटएवर, ठीक है, चॉकलेट चिप्स और व्हाटएवर, वो हम खाएंगे। या आज क्विज में 10 आउट ऑफ 10 आए तो चलो आज चॉकलेट खाएंगे या XYZ। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि बच्चे को ये लगता है कि ये रिवॉर्ड लेने के लिए, स्वीट्स लेने के लिए, चॉकलेट्स लेने के लिए, कैंडीज लेने के लिए मुझे वो काम और ज्यादा करना है, ठीक है। लेट्स से यंग एथलीट है और आप उसको कहते हो अच्छा जी जिस दिन तुमने 2 घंटे जिम किया ना उस दिन मैं तुम्हें बड़ा वाला चॉकलेट बार दूंगा। अब जनाब वो कोशिश करना शुरू कर देगा। एक दिन उसने ऐसा कर लिया, उसको बड़ा चॉकलेट बार मिल गया, वो कोशिश करेगा मैं रोजाना ऐसा करूं सो दैट मुझे रोजाना बड़ा चॉकलेट, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आपने फूड को एज अ रिवॉर्ड यूज नहीं करना। इनफैक्ट आपने करना ये है कि बच्चे हैं, यंग एथलीट्स हैं, आपने उनको हर फूड वट एवर दे वांट वो आपने उनको मॉडरेशन में देना है। अगर एक यंग एथलीट है वो कहते हैं जी आई वांट चॉकलेट, तो आप उसको चॉकलेट दें। आप रोजाना मत दें, हफ्ते में 2 बार दे दें, बट सेंस ऑफ डेप्रीवेशन उसके अंदर नहीं आना चाहिए, या उसको ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये मैं काम करूंगा तो मुझे चॉकलेट या कैंडीज या कुछ और। इसी तरह नेक्स्ट डोंट बैन एनी फूड, वो इसी से रिलेटेड ऑब्वियसली कि आपने ये नहीं कहना कि चीज ये आप जिंदगी में नहीं खा सकते। प्रोवाइड हेल्दी स्नैक्स, हाँ ये बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने बच्चों को जब भी ऑफर करने, और इवन एज अडल्ट्स, मैं अभी सुबह भी क्लास ले रहा था तो बड़ी लंबी डिस्कशन इस चीज़ पे शुरू हो गई थी कि इवन एज अडल्ट्स मेरा पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले इतने सारे सालों में, या मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, कि हम लोग मेन मील्स में फिर भी हम ठीक रहते हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती। एक्चुअली गड़बड़ होती है हमारी स्नैक्स की जो ऑप्शन है। अब देखो आप इमेजिन कर लो जब आप लोग यूनिवर्सिटी होते हो और अगर आप में से जो लोग घर से लंच या स्नैक्स कैरी नहीं करते, उनके पास व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट? समोसा, पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज, चाट, फ्रूट जूस पैकेट वाला, अच्छा, व्हाट एल्स? सो all these kinds of unhealthy options, burgers, all these unhealthy options, ठीक है। तो स्नैक्स वो चीजें जहाँ पे मार खाते हैं, जहाँ पे हम अनहेल्दी ईटिंग की तरफ जा रहे हो। अच्छा इसी तरह एक बंदा जो अगर ऑफिस आवर्स उसके लंबे हैं, वो देर तक बैठता है ऑफिस में, 4-5 बजे के करीब वो क्या खा रहे हैं? अगेन द सेम चॉइसेस। बेड टाइम पे जब हमें क्रेविंग होती है तो हम क्या खाते हैं? all the poor stuff, maybe chocolate, maybe a piece of cake, maybe a cupcake, maybe a pack of chips, maybe french fries, maybe biscuits. फिर चाय के साथ हम जब शाम में चाय पीते हैं तो a lot of how many people I have seen in Pakistan जो कहते हैं बिस्किट डिप करके चाय में खाने का जो मजा है, तो वो मेरे सामने भी आप हाफ रोल रखो ना तो फिर हाफ रोल नहीं बचने वाला, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम नॉर्मली मील्स में ठीक रहते हैं, हम ज्यादा मार जो खाते हैं वो हेल्दी स्नैक्स में। तो हेल्दी स्नैक्स में फिर आप यंग एथलीट्स को बहुत अच्छी ऑप्शन हैं जो इधर भी दी हुई हैं और हम बहुत सारी डिस्कस भी ऑलरेडी कर चुके हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स, हैंडफुल ऑफ ड्राइड फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट की एक सर्विंग, योगर्ट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, फ्लेवर्ड योगर्ट हो सकता है, फ्लेवर्ड मिल्क हो सकता है, होममेड स्मूदी हो सकती है, होममेड मिल्क शेक हो सकता है, एक स्लाइस हो सकता है होल ग्रेन, बॉइल्ड एग हो सकता है, होममेड पॉपकॉर्न्स हो सकते हैं, एनी वेजिटेबल हो सकती है, जो अनकुक्ड हम रॉ वेजिटेबल जैसे सैलेड में हम खाते हैं वो हो सकता है। So there are a whole lot of options, भुने हुए चने हो सकते हैं। So there are a whole lot of options जो हम हेल्दी स्नैक्स में ले सकते हैं या बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। अच्छा बेटे सेशन बिल्कुल एंड हो गया, मैं 2 मिनट में हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल 1 मिनट से कम रह गया और फिर हम वापस यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फौरन से आप लोग वापस आ जाओ। अल्लाह हाफिज़।